Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start with the part 2 from trade to territories. Now this will be the second part, and if you haven't watched the first part, so please go and watch that first. So the chapter's name is From Trade to Territory. The company establishes power. So हम लोग इस चैप्टर में जहां तक पढ़ रहे थे वहां तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अभी तक ब्रिटिशर्स ने अपने पूरे के पूरे किंगडम या कह सकते हैं उनका जितना कंट्रोल है वो बंगाल में स्टैब्लिश किया था। अब हम देखेंगे किस तरीके से आगे आउटसाइड बंगाल वो किस तरीके से चला। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल, तो अब हम पहले वो देखते हैं। तो द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इन 1773, तो ये 1773 का हम लोग देखने वाले हैं। Warren Hastings was made the Governor General of all Indian territories of the company. So सबसे पहले जो यहाँ पे किया गया था वो ये था कि यहाँ पे सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था जितने भी इंडियन टेरिटरीज कंपनी के थे, मतलब जितनी भी टेरिटरीज कंपनी ने अभी तक में कंकर किए थे वो सारे जगहों का जो गवर्नर जनरल था वो अब वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया था। Second, Calcutta was made the capital and the company had direct control over Bengal, Madras and Bombay, whereas indirect control over Awadh and Karnataka. तो दिस इज बेसिकली जो ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया का 1773 में किस तरीके का सब कुछ चल रहा था। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि जितनी भी इंडियन टेरिटरीज जो कि कंपनी के अंडर थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ जितनी भी इंडियन टेरिटरीज थी। अब अगर बात करें कि अभी क्या कंट्रोल में है एट प्रेजेंट ब्रिटिशर्स के, तो कैलकाटा जो है वो आपका कैपिटल था उस समय, एंड डायरेक्ट कंट्रोल जो आपके कंपनी का था वो बंगाल के ऊपर था, मद्रास के ऊपर था और बॉम्बे के ऊपर था। वेयरएज इनडायरेक्ट कंट्रोल था ओवर अवध एंड आपका कर्नाटक। देयर वर 3 मेजर इंडिपेंडेंट पावर्स इन द डेक्कन। ओके वेट, सो ये हमारा मेन था कि कैलकाटा जो कैपिटल था, बाकी जगहों पे कंट्रोल था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगहें अभी तक हैं जो फ्री है। सो दिस इज बेसिकली अ प्लॉट वी आर प्रिपेयरिंग कि एट दिस प्रेजेंट टाइम वॉरेन हेस्टिंग इज बेसिकली द गवर्नर जनरल एंड बाकी हमारा कैलकाटा कैपिटल है जो कि कंट्रोल हो रहा है डायरेक्टली बाय बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे बाय द ब्रिटिशर्स, एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल देखा गया है अवध और कर्नाटक। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है इन दीज प्लेसेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। अगर हम बात करें बाकी सारे जगहों की, तो एक मेजर इंडिपेंडेंट पावर जो देखने को अभी तक मिल रहे थे वो आपका डेक्कन में मराठास थे, फिर आपका हैदराबाद में निजाम एंड हैदर अली ऑफ मैसूर। तो ये आपके जो थे ये 3 जो है मेजर इंडिपेंडेंट पावर्स थे जो अभी तक दिख रहे थे जिनके ऊपर रत्ती भर भी कंट्रोल ब्रिटिशर्स का नहीं था। सो दीज आर द 3 डेक्कन एंड द मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली ऑफ मैसूर। सो दिस इज द मेन ओवरव्यू के अभी तक में क्या है। अब अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स क्या था अवध और रोहिलखंड का, सो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था हमारे ब्रिटिशर्स का, इट वाज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल। सो वी विल लुक फॉरवर्ड कि क्या था। सो अराउंड 1722 द मराठास टुक शाहद आलम II फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली which exposed Awadh to a danger of invasion. Okay, so to retain Awadh as buffer state, Hastings restored Kora and Allahabad to the Nawab of Awadh in return for sum of money. The Awadh had to maintain the company's troop as own cost in Awadh, where later on he was helped by company to take over Rohilkhand. So this was basically कि क्या जो है पॉलिटिक्स खेला गया and this extended British influence up to river Yamuna. So ये बेसिकली दिखाया गया है किस तरीके से अवध एंड रोहिलखंड में सारा कुछ किया गया। तो दिस वाज वेरी बहुत ही आसान है इसको समझना। तो सबसे पहले क्या किया कि जो मराठास ने शाह आलम II को जो है इलाहाबाद से लेके वो उसको दिल्ली लेके आ गए। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, अवध एक इन्वेशन के उसके ऊपर एक इन्वेशन का डर आ गया। कैसा डर आ गया, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन्वेशन का मतलब कि कहीं ना कहीं अगर जो बाकी सारे जगह जैसे कि अगर ब्रिटिशर्स जो है उसके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते तो कहीं ना कहीं से इन्वेशन यानी कि रुकावटें उनको मिलती। तो ये जो डेंजर ऑफ इन्वेशन था इसको खत्म करने के लिए अवध को वापस बफर स्टेट यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या है कंट्रोल में है ब्रिटिशर्स के, उसके लिए हेस्टिंग्स जो वहां पे था हमारा उसने कोरा और इलाहाबाद जो है वो दोनों का दोनों नवाब ऑफ अवध को दे दिया।
और ये वो ले लिया, और किस लिए, एक सम ऑफ मनी के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे कहानी ये होती है कि मराठास ने शाह आलम II को इलाहाबाद से दिल्ली बुला लिया था, जिसकी वजह से अब अवध जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेशन के डेंजर में था, जहां ब्रिटिशर्स जो है उसे हो सकता है उस तरीके से कंट्रोल ना कर पाए, उससे कंकर ना कर पाए। इस डर की वजह से अब हेस्टिंग्स ने क्या किया कि हमारे जो अवध के नवाब थे उनको कोरा और उनसे इलाहाबाद ले लिया कुछ पैसे देकर, और अब जो है उस नवाब को क्या करना था, इस पूरे कहानी के बाद अब नवाब ही हैड टू मेंटेन द कंपनी का ट्रूप, मतलब कि जो भी आपका अवध में या फिर इलाहाबाद जो भी जगह थी वहां पे उसको क्या करना था, कंपनी को जितना भी ट्रूप्स थे वहां सबको हैंडल आउट करना था। आगे चल के जो है कंपनी उन्हें हेल्प आउट किया, और उन्होंने फिर क्या किया, रोहिलखंड को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया, एंड फाइनली जो है जो ब्रिटिश था उसका इन्फ्लुएंस जो है अप्रोक्सीमेटली अप टू यमुना हो गया था। सो ये बेसिक कहानी थी किस तरीके से अवध एंड रोहिलखंड को जो है इंक्लूड किया गया अपने टेरिटरी में। सो इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाउ डिड द ब्रिटिशर्स कंकर अवध एंड रोहिलखंड, या व्हाट वर द पॉलिसीज, या व्हाट पॉलिटिक्स दे प्लेड, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स यू आर गुड टू गेट 3 मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सब्सिडियरी अलायंस। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ये है क्या। So subsidiary alliance जो है established in 1798 by Governor General Lord Wellesley, I'm sorry if I pronounce it wrong, to establish British supremacy in India and removal of all traces of French influence. Now ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक समय था जब जो है हमारा कर्नाटक में फ्रेंच जो मतलब वहां पे जो है यहाँ पे वो लोग जब ट्रेड कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो हमारा फ्रेंच का इन्फ्लुएंस हो रहा था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, और कहीं ना कहीं एक वॉर भी हुई थी जिसके बाद उन्होंने इनको हटा दिया था, और जितने भी अपने कॉम्पिटिशन थे उन सबको हटा दिया था उन्होंने। सो अब यहाँ पे जो है ये जो सब्सिडियरी अलायंस है वो कहीं ना कहीं यही है। ये बेसिकली गवर्नर जनरल ने जो हमारा लॉर्ड वेलेस्ली है उन्होंने वेलेस्ली उन्होंने स्टैब्लिश किया था ताकि वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी ला सके इंडिया में, बेसिकली तब जब यहाँ पे कोई भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, सो बेसिकली द निजाम वाज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी वो निजाम ने सबसे पहले किया था। अगर आपको याद हो तो अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, मैं आपको एक बार वापस से जाके दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि देयर वर 3 मेजर इंडिपेंडेंट पावर्स, जिसमें से एक यहाँ पे आप देखो अगर है तो वो है निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ये पॉलिसी को जो है एक्सेप्ट किया, इस अलायंस को एक्सेप्ट किया। अ रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी, ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। मोर ओवर अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हो, याद रखनी चाहिए वैसे, अगर नहीं हो रहा है फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसने ये स्टार्ट करा था एंड हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। नाउ निजाम वाज द फर्स्ट रूलर। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी रूलर है वो अगर इस अलायंस को फॉलो कर रहा है, उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं इसे फॉलो करूंगा या मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो क्या होगा। सबसे पहला तो ये मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स एट हिज ओन कॉस्ट, गिव अवे सम टेरिटरीज फॉर द पर्पस। ओके, सो पहला क्या होगा कि जो भी रूलर इसे एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे निजाम ने जो है निजाम ऑफ हैदराबाद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इसके तहत उनको जितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको अपने कॉस्ट पे, अपने पैसों के दम पे उनको वहां पे मेंटेन करना था, और अगर इसके वजह से उन्हें अपनी कोई टेरिटरीज भी देनी पड़े तो वो देंगे। एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम हिज स्टेट, जितने भी नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स थे, बेसिकली आपका मतलब ब्रिटिशर्स, यानी कि आपके जो ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी फॉरेनर्स थे उन सभी को जो है अपने स्टेट से एक्सपेल करना है, उनको वहां से बाहर निकाल देना होगा। थर्ड जो था वो था अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज हिज रिलेशन विद अदर इंडियन स्टेट्स। तो जितने भी रिलेशन होंगे उनके, मतलब जो भी रूलर है जो भी पार्ट का है, मान लेते हैं अगर वो किस भी पार्ट का है, तो वो दूसरे किसी स्टेट के साथ उसका क्या रिलेशन रहेगा, उसका क्या जो है उससे क्या एक्सचेंज होगा, क्या जितने भी रिलेशन रिलेटेड चीजें हैं वो सारे के सारे जो है वो अब ब्रिटिशर्स ही देख सकते थे। और एक और यहाँ पे आता है एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट, मतलब उनका जो कोर्ट रहेगा, आप अगर मान लो कि उनके पास में जो है आपका कोर्ट है और जो है एक जगह वहां पे जो है एक ब्रिटिशर जो है उसको भी देनी पड़ेगी। And the resident constantly tried to interfere with the ruler's autonomy and internal administration to promote the company's interest. तो ये आपका चौथा रहेगा। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो एक अलायंस था ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावरिंग अलायंस था।
सबसे पहले तो आप अपने के पूरे ट्रूप को जो है, आप जितना भी आपका ट्रूप था वो पूरे के पूरे को आप अपने जो भी रूलर है उस पर थोप दे रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपने जितनी भी आपकी ट्रूप थी उसको आपने उस इंसान पे थोप दिया। दूसरा आपने क्या किया है, आपने ये बोला है कि जो भी फॉरेनर आ रहा है दूसरा उसको वहां से निकाल दो। मतलब आपका ये कहना है कि आप अपना टेरिटरी भी मुझे दे दो, आप अपने जो भी मेरे ब्रिटिश ट्रूप्स है उनको मेंटेन करने का कॉस्ट भी दो, जितने भी फॉरेनर्स हैं एक्सेप्ट आपके ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश फॉरेनर्स जितने उनके बाकी को हटा दो। विच मीन्स कि आपका जो भी आपका इनकम हो रहा था वो आपका केवल एक्चुअली कम ही हो जाएगा, क्योंकि जब फॉरेनर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ खरीद के जाते हैं एंड इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हुआ। तीसरा आपने ये कर दिया कि आपने अब जो है ब्रिटिश जो है एक्चुअली सुपरवाइज करेगा आपका जितना भी रिलेशन है स्टेट्स के साथ, और साथ में अब आपका जो एक कोर्ट बचा था वहां भी आपने एक ब्रिटिशर को बैठा दिया जो कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके कहीं ना कहीं से कंपनी के लिए क्या अच्छा है वो निकाल के आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज्यादा ही आप देख सकते हो, इट इज एक्चुअली अ नेम ऑफ फ्रीडम, लेकिन ये फ्रीडम दिया नहीं गया है कुछ यहाँ पे। अब इस रिटर्न में क्या होता है वो देखते हैं कि अब भैया इतना तो आपने कर दिया तो रिटर्न में क्या मिलता है। तो द ब्रिटिश प्रॉमिस टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशन टू अ रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस बट ऑल्सो रिवर्स द राइट टू रिमूव द रूल इन द केस ऑफ एनी लैप्स। ओके, सो बेसिकली क्या है, तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके इन्वेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। बेसिकली ये कि अगर कोई आपका किंग है या रूलर है वो एक जगह रूल कर रहा है, और हो सकता है कि बहुत बार होता है कि बाकी सारे जगह जो है आके उसे कंकर करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर कोई रूलर गुजरात का है और यहाँ पे राजस्थान से कोई रूलर आके चाहता है कि मैं इसको मतलब आई विल कंकर दिस प्लेस, मैं यहाँ राज करूं। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उस टाइम उससे हेल्प करेंगे कि वो जो उसका जो जगह है वो उसको मिला रहे। बट इन केस अगर आपका जो वो है मतलब आपका जो टेरिटरी है, आप एज ए रूलर फेल हो जाते हो अपनी अलायंस सब्सिडियरी अलायंस को कंप्लीटली गिव अवे करने में कि आपने ये चीजें की थी आपने नहीं की, अगर आप फेल होते हो तो ये पूरा का पूरा जो रूल है वो उल्टा पड़ जाएगा एंड कहीं ना कहीं यू विल फेस प्रॉब्लम। आपके हेल्प करने के बजाय दे विल एक्चुअली एक्ट एज योर एनिमी, ताकि आपका टेरिटरी आपसे छीना जा सके और किसी ऐसे किंग को दिया जा सके जो कि कंप्लीटली सब्सिडियरी अलायंस को जो है फुलफिल कर रहा है। ओके, रूलर्स रिमूव्ड बाय द ब्रिटिश थ्रू दिस राइट वर ऑफ तंजौर, Surat and Karnataka. Now these rulers, the rulers of Tanjore, Surat and Karnataka were basically the rulers जिनको उन्होंने हटाया in the sense क्या किया कि they might have not be able to fulfill every needs of this subsidiary alliance, जिसकी वजह से तंजौर, सूरत और कर्नाटक के जो रूलर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली हटा दिया वहां से एंड बेबी जो भी किंग को दे दिया जो भी किया। बट दिस वाज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सो इन केस आपकी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सब्सिडियरी अलायंस या फिर राइट ए शॉर्ट नोट, इफ यू राइट दिस कंप्लीट then you are well and good to get a lot of marks। मतलब अगर आपने ये पूरा लिख दिया है and if it's of 3 marks you will actually getting 3, if it's of 5 marks you will again get 5, but अगर 3 नंबर पे आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। So now let's move to the next topic। अब आते हैं हम लोग मैसूर वॉर पे। सो दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग मैसूर वॉर के बारे में कि वो था क्या। देयर वर एक्चुअली 4 मैसूर वॉर्स, आई विल एक्सप्लेन दैट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन कि उसके बाद क्या हुआ। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मैसूर वॉर एक्चुअली था क्या। सो द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली अलार्म्ड द कंपनी, द मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। सो दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल बात है जो कि हुआ करती थी पहले कि अगर कोई आदमी अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द पीपल। तो मैसूर में जो है आपका जो है रूल था हैदर अली का एंड उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था, वो अपने टेरिटरीज एक्सपैंड कर रहे थे जिसकी वजह से कंपनी, मराठास और जो आपका निजाम ऑफ हैदराबाद थे उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा है, वी हैव टू डू समथिंग। So अब यहाँ पे क्या हुआ, द कंपनी wanted the control over the French port of Mahe, which was Mysore's only outlet to European trade. ओके, सो मैसूर का जो ओनली आउटलेट था जहां से आप यूरोपियन ट्रेड कर सकते हो वो ये आपका माही था। तो ये एक फ्रेंच पोर्ट था, तो कंपनी को कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए था, तब उनका यूरोपियन ट्रेड जो है बहुत अच्छा हो जाता। हेंस द कंट्री फॉट 4 wars called the Mysore wars to crush Mysore. So basically the sole motive of the company was कि
वो फ्रेंच पोर्ट को जो है कंट्रोल में ला सके अपने, ताकि उनके लिए यूरोपियन ट्रेड बहुत इजी हो जाए, क्योंकि मैसूर से एक अकेला जो आपका यूरोपियन ट्रेड का आउटलेट था वो वही फ्रेंच पोर्ट था। और इस वजह से कंपनी ने जो है 4 वॉर्स चलाए और तब जाके उन्होंने क्रश किया आपका जो भी हैदर अली थे, एंड देन दे टुक ओवर। सो अब हम देखेंगे कि हाउ डिड इट गो। So you can see over here, this was the first Mysore war, then we went to the second Mysore war, then we went up to the third Mysore war, and then finally to the fourth Mysore war. So the first Mysore war, Hyder Ali won the first Mysore war. So इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना है कि जो पहला मैसूर वॉर हुआ था वो 1967 से, सॉरी I think there's a typing mistake, it would be 1767 से 1769 तक हुआ था, एंड इसमें हैदर अली जो है जीत गए थे। सो बेटर टेक इट एज अ स्टोरी। अगर आप इसको मगअप करने की कोशिश करोगे कि पहले वॉर में क्या हुआ, दूसरे वॉर में क्या हुआ, तो यू विल नॉट बी एबल टू learn anything or remember anything. Learning history is not about mugging up, it's basically a story. अगर आप उसे एक की चेन की तरह समझते जा रहे हो, अच्छा स्टोरी में ये हुआ, वैसे ही होगा। सो इफ आई टेल यू द स्टोरी ऑफ मैसूर वॉर ताकि आप रिमेंबर कर सको, तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने देखा कि मैसूर में जो है हैदर अली अपने एक्सपेंशन कर रहे थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में खलबली मच गई कि कंपनी या फिर निजाम ऑफ हैदराबाद या मराठास में की एक्सपैंड कर रहा है खुद को। कहीं ना कहीं कंपनी का जो निशाना था वो फ्रेंच पोर्ट था, जो कि एक अकेला ऐसा जगह था जहां से यूरोपियन ट्रेड होता था मैसूर में, तो उनको वो कंकर करना था। तो उसको कंकर करने के लिए 4 वॉर्स लड़े गए। 4 बेसिकली वॉर 4 नहीं था, ये 4 फेजेस में लड़ा गया, इसलिए 4 वॉर इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वॉर लड़ा जाता है जिसमें हैदर अली जो है वो जीत जाता है। उसके बाद में सेकंड वॉर होता है, उसके बाद सेकंड वॉर में क्या होता है कि मैसूर अली लड़ता है, सॉरी मैसूर अली नहीं, सॉरी हैदर अली ही डाइड आफ्टर अ डिफीट ड्यूरिंग द सेकंड मैसूर वॉर। सो सेकंड मैसूर वॉर होता है जहां पे ही डाइड यानी कि हैदर अली हार के मर जाते हैं, एंड सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर अंटिल पीस वाज मेड। सो जो सेकंड मैसूर वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि हमारे हैदर अली ही डाइड, एंड डिफीट के बाद में जो है आपका बट द सन, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि किसका कौन सन था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि जो हमारे हैदर अली हैं, आई एम सॉरी इफ इट्स नॉट राइटिंग, ओके, हैदर अली के जो सन थे यानी कि टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान ने एक जो है जंग कंटिन्यू करी और फिर पीस हो गया सेकंड मैसूर वॉर में। तो दिस इज द सेकंड। थर्ड में क्या होता है, तो अराउंड दिस टाइम फ्रेंच वर वंस अगेन showed the sign of becoming trade drivers of British, and hence with Tipu Sultan's friendly relation with French he attempted to restrict British spice trade in the Malabar coast and Travancore, the only source of paper for British. This led to the third Mysore war. So basically हुआ क्या, मैं आपको वापस से स्टोरी बताती हूँ। फर्स्ट मैसूर वॉर में हैदर अली जो है उन्होंने मैसूर वॉर जीत लिया। फिर उसके बाद से कुछ ना कुछ हुई, उसको कुछ खलबली हुई, जो भी हुई, फिर एक और वॉर हुआ। उस वॉर के दौरान हैदर अली की डेथ हो गई, बट देन हिज सन टीपू सुल्तान ही कैरीड ऑन द वॉर, और उसके बाद में जो है पीस हो गया। तब तक पीस हुआ, तब तक टीपू सुल्तान ने लड़ाई करी। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है जब फ्रेंच जो है वो, अगेन आप देखोगे तो ऑब्वियसली हमेशा से ब्रिटिशर्स को फ्रेंच एक राइवल्स ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड में। तो उन्होंने क्या देखा कि फ्रेंच जो है अगेन उनका जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, एंड चूंकि वो ट्रेड राइवल्स थे फॉर ब्रिटिश, तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान ने अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाए विद फ्रेंच पीपल, एंड उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया ब्रिटिशर्स का जो भी स्पाइस का ट्रेड हो रहा था मलाबार में वो, एंड द ट्रांसफोर यानी कि आपका जो पेपर, द ओनली सोर्स ऑफ पेपर जो उनके लिए था ब्रिटिशर्स के लिए वो। तो ये दोनों चीजें करने की वजह से देयर वाज अ कॉन्क्वेस्ट, और इस वजह से जो है मैसूर का थर्ड वॉर हुआ। ठीक है, थर्ड वॉर होने के बाद में फोर्थ वॉर कैसे हुआ, तो द ब्रिटिश निजाम एंड द मराठास एंटर्ड इनटू अलायंस एंड डिफीटेड टीपू एंड टुक ओवर लार्ज पार्ट ऑफ टीपू's टेरिटरीज एंड डिवाइडेड दीज अमंग देमसेल्व्स। तो अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पे भाई फ्रेंच के साथ में मिल के जो है ये टीपू सुल्तान ने हमारे साथ में स्पाइस ट्रेड का भी घपला कर दिया और हमारा ट्रावनकोर का भी कर दिया। तो अब उन्होंने क्या दिमाग चलाया, अब सिंस जो एक्सपेंशन हो रहा था टेरिटरी का वो केवल और केवल टीपू सुल्तान का हो रहा था, यानी कि मैसूर में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, कहीं ना कहीं जो मराठास थे, उनको ये भी लग रहा था कि उनका एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा अपने आप अपना जो कंट्रोल है बढ़ा पा रहे हैं। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स, निजाम एंड मराठास, उन लोगों ने एक अलायंस बनाया कि हम लोग मिलके टीपू सुल्तान को हराएंगे, एंड वो हुआ भी क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत थे। तो उन्होंने जो है टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया और उसके टेरिटरीज को आपस में बांट लिया।
Tipu had to pay huge fine and sent 2 of his sons as hostage in the British camp. तो उसके बाद में क्या हुआ, सिंस टीपू सुल्तान हार गए तो उन्होंने बहुत, पहली बात तो वो कि अपने जितने भी टेरिटरीज से उससे उनका हाथ धो लिया, ऊपर से उनको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ा। उन्होंने अपने 2 बेटों को जो है हॉस्टेज बना के ब्रिटिश कैंप में भेजना पड़ गया। तो टीपू सुल्तान रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस लेड टू द 4th मैसूर वॉर। सो ये आपका वेयर निजाम ज्वाइन द ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू एंड टीपू डाइड इन 1799 फाइटिंग ब्रेवली डिफेंडिंग द कैप्टन शेरतापम। ओके, बेसिकली तो ये 4th वर्ल्ड वॉर की, सॉरी 4th मैसूर वॉर की बात थी। तो बेसिकली ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद टीपू सुल्तान ने, ये जो पार्ट है ना, ये मैंने जो ऊपर में लिखा है, दिस पार्ट इज नॉट अबाउट द 4th मैसूर वॉर। 4th मैसूर वॉर जो हुआ वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ, लेकिन उसमें निजाम आ गया था। सो बेसिकली आपको मैं एक फ्लो में अगेन बताती हूँ एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा किस तरीके से कंपनी को जो है हमारा द ओनली फ्रेंच पोर्ट जो था वो चाहिए था हमारे मैसूर का। इस वजह से जो है उसने हैदर अली के साथ लड़ाई की, जिसमें हैदर अली ही वन इन द 1st मैसूर वॉर। देन ही मूव टू द 2nd मैसूर वॉर, जहां पे फिर वॉर हुआ जिसकी वजह से वो मर गए। बट टीपू सुल्तान ही कंटिन्यूड द वॉर और कहीं ना कहीं वो लोग जीत गए, पीस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच का जो अगेन जो हमारा इंपोर्ट्स था या कहो फिर आपका जो ट्रेड था वो बढ़ रहा था, और कहीं ना कहीं इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर टीपू सुल्तान टू मेक अ अलायंस या फिर फ्रेंडशिप, अपनी रिलेशन को यूज करके उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के जो ट्रेड उनको ठप कर दिया, भले ही वो स्पाइसेस की बात हो या फिर ट्रांकोर की बात हो, जिसकी वजह से हमारा 3rd मैसूर वॉर हुआ। उसके बाद में आता है 4th मैसूर वॉर। ये 4th मैसूर वॉर अभी नहीं होता है, सबसे पहले तो ये सारा चीज होने के बाद में, जस्ट बिकॉज पीपल वर थिंकिंग कि टीपू सुल्तान का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो है सबको ये खल रहा था। इसकी वजह से अब सबने अलायंस बना लिया ब्रिटिशर्स के साथ में एंड दे एंडेड अप एक्चुअली सो दे एंडेड अप कि अब उन्होंने जीत लिया और जितनी भी टेरिटरी थी आपस में बांट ली, जो भी फाइन लगा। उसके बाद अगेन टीपू सुल्तान को कहा गया कि आप जो है सब्सिडियरी अलायंस जो है उसको मानो, एंड ही डिड नॉट डू दैट। इसकी वजह से अगेन 4th मैसूर वॉर हुआ था। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग वर्ल्ड वॉर, भाई ना हो, बट ओके। सो 4th मैसूर वॉर हुई थी, बस यही सारा चीज है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब फाइनली जो है मैसूर वॉर के होने के बाद क्या होता है। सो British took over large part of Mysore and gave Nizam a share, whereas the remaining territories of Mysore were now completely surrounded by British territories and was restored of their warrior family which ruled before Hyder Ali. सो ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है मैसूर का वो कहीं ना कहीं अपने नाम ले लिया था, और कुछ शेयर उन्होंने निजाम को भी दिए थे, क्योंकि लास्ट में जो 4th मैसूर वॉर हुआ था कहीं ना कहीं निजाम ने ही हेल्प किया था उनकी। एंड फाइनली जो बाकी जो आपका टेरिटरीज जो बची हुई थी वो हैदर अली के आपका रूल करने के पहले एक यहाँ पे आप देखोगे वॉरियर फैमिली थी, वो रूल करते थे, ये उनको दे दिया गया। So the new ruler accepted the subsidiary lands and Tipu's family was exiled to Vellore. So ये जो नया रूलर आया था जो कि आपका हैदर अली की फैमिली के पहले रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने सब्सिडियरी लैंड्स जो हमारे ब्रिटिशर्स के, नॉट हमारे ब्रिटिशर्स की जो अलायंस थी उनको एक्सेप्ट किया, एंड जो बचे टीपू सुल्तान के फैमिली के लोग थे उन सबको एक्साइल कर दिया गया था टू वेलोर। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द कंप्लीट पार्ट जहां पे हम लोगों ने आज पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो बंगाल के आगे बढ़ा, व्हाट वाज द सब्सिडियरी अलायंस, एंड मैसूर वॉर के बारे में हम लोगों ने बहुत ही कंप्लीट स्टोरी की तरह देखा कि इनिशियली क्या होता है, किस वजह से मैसूर वॉर की कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स इनिशिएट करते हैं, हाउ वाज द 4 मैसूर वॉर्स कनेक्टेड, एंड उसके बाद में फिर क्या होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव अप टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे ब्रिटिशर्स अब मराठास के साथ लड़ते हैं, जिसको एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं, एंड उसके बाद में हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बियॉन्ड, एंड उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।